नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास के ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर और इसका नाम है जल संसाधन। तो हम तीसरे अध्याय में यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि जल संसाधन यानी कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम बार बार संसाधनों के बारे में पिछले अध्यायों में पढ़ रहे थे। उसमें क्या है, यह जल जो है एक बहुत ही उपयोगी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो किस प्रकार से यह हमारे लिए यूज़फुल है, किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको पाते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं जब जब पानी के बारे में हम पढ़ते हैं, जब जब हम जल के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले यही आता है कि हमारी पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में यानी कि बहुत विशाल मात्रा में पानी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ कारण क्या है? कारण यह है, सबसे बड़ा यानी कि जो फैक्टर है यह है कि जल तो है लेकिन क्या है, बहुत कम मात्रा में अलवणीय जल है। ठीक है, यानी कि लवणीय जल ज़्यादा है। समंदर में पूरा लवणीय जल ही भरा हुआ है, झील हैं बहुत सारे जो लवणीय जल के स्रोत हैं। तो इस प्रकार से अलवणीय जल बहुत कम है, इनका अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। अब हम क्या देखते हैं कि जल तो बहुत कम है, ठीक है, अलवणीय जल। अब यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो ग्राउंड वाटर से प्राप्त होता है। इसका स्रोत क्या है? भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। सतही अपवाह यानी कि जो नदी होते हैं, ये हिमानी नदियाँ ज़्यादातर इसका स्रोत होती हैं, जो क्या होती हैं एकदम, आप अगर हिमानियों का यूज़ करते हैं और नदी के जहाँ स्रोत होता है वहाँ जाते हैं तो वहाँ डायरेक्ट उस पानी को आप पी सकते हैं, ऐसा उनका शुद्ध पानी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये सतही अपवाह और भौम जल इसका मेन स्रोत है। और हम क्या देखते हैं कि यह जल चक्र के द्वारा इनका क्या होता है, ये नवीकरण और पुनर्भरण होता है। ठीक है, अब सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित हो जाता है, सुनिश्चित हो पाता है हमारे लिए। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जल चक्र के बारे में हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जल चक्र के बारे में साइंस में भी हमने पढ़ा है और ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। ठीक है, तो जल चक्र यानी कि बारिश होती है और बारिश के रूप में ये पानी हमें मिलता है नदी नालों के थ्रू, फिर यह चला जाता है समंदर में, वहाँ से फिर वाष्पित होकर नदियों से वो चला जाता है, बादल बन जाता है। ठीक है, फिर वो बादल यानी कि संघनित होकर फिर धरती पर बरसता है, फिर हमें पानी प्राप्त होता है। और ये देखते हैं कि हिमानी यानी कि जो ओलावृष्टि होती है वो हिमानी के रूप में, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो ग्लेशियर के रूप में वहाँ भी इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो पिघल करके कहाँ आते हैं, नदी के रास्ते हमारे पास आते हैं, हम तक आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह पूरा जो जल चक्र है, वाटर साइकिल है, वह पूरा होते रहता है, चलते रहता है। अब हम क्या देखते हैं कि जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, कैसे इसको हम कर सकते हैं, क्या आवश्यकता है इसकी। तो जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। हम जानते हैं कि इसका नवीकरण होता है, यानी कि फिर से इसको यूज कर सकते हैं हम, फिर से यह इसका साइकिल होते रहता है। लेकिन क्या होता है कि हमें दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि यह क्या कर सकता है, हमारे लिए एक संकट उत्पन्न कर सकता है। अब जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही क्या होता है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। अब हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके क्या होते हैं, संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती हुई पनिहारिनों का चित्र चित्रित हो जाते हैं। हम क्या देखते हैं कि जैसे ही आप जल की अनुपलब्धता और दुर्लभता का हमारे पास यानी कि मस्तिष्क में ये बात आती है, तो राजस्थान के जो रेगिस्तान है, ठीक है, जो मरुस्थल है, वो याद आता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये पानी का जो संकट है उसको सामना करती हुई वो महिलाएं याद आती हैं, जो क्या करती हैं, बहुत दूर दूर तक पानी भरने के लिए जाती हैं। ठीक, अब हम यह देखते हैं, यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में क्या होता है, उपलब्धता के समय और स्थान के अनुसार भिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होता है। हम यह देखते हैं कि जो ये तो सही है कि कहीं बारिश होती है कहीं नहीं होती है, यानी कि इसका समान वितरण नहीं है, लेकिन यह हम क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हम ही उसको नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि क्या करते हैं, पानी का अपव्यय करते हैं।
और इसका दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि सिंचाई में भी यानी बहुत ज़्यादा क्या होता है, नहर जो होते हैं कच्चे नहर हैं और जगह जगह पे कटे रहते हैं। ठीक है, तो उससे भी पानी का अपव्यय होता है। और क्या देखते हैं कि जब आप नलके को चालू कर देते हैं उसके बाद क्या करते हैं, बंद नहीं करते जल्दी, और पानी गिरते रहता है, उसका हम उपयोग यानी कि बेतरतीब तरीके से करते रहते हैं। तो ये सभी अपव्यय क्या होते हैं, हमारे लिए संकट का कारण बनने वाले हैं। अब हम क्या देखते हैं कि क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो। ठीक है, यह संभव है? तो बिल्कुल संभव है। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल की दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण के कारण होता है। ठीक है, असमान वितरण यानी कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा यानी कि सूखा। हम देखते हैं मौसम में क्या है, समानता नहीं है और हमारे यहाँ पानी की जो समान मात्रा में उपलब्धता है वह भी नहीं हो पाती है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं, सिर्फ इसी में सिर्फ नहीं उपयोग होता है कि बस हम केवल खाना बना रहे हैं और पी रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधन का अति शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि अब जहाँ पे पानी नहीं है, बारिश नहीं होती है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, कैसे खेती करेंगे? तो वहाँ आप करेंगे कि यानी कि पानी किसी भी तरह से पहुँचाएंगे, या तो जो ग्राउंड वाटर है हमारा उसको निकालेंगे, या जो और आपके स्रोत हैं, नदी हैं, उनसे नहरों को निकालेंगे। ठीक है, तो किसी न किसी रूप में तो आप पानी का यूज कर ही रहे हैं। तो इसका ज़्यादा उपयोग क्या करता है, हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है और वह दुर्लभता का कारण बनता है। अब सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। जो सिंचित कृषि होते हैं उसमें जल का सबसे ज़्यादा हम उपयोग करते हैं। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। क्या देखते हैं हम कि इसमें क्रांति लाने की आवश्यकता है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे बाढ़ है, ये पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और नदियों के माध्यम से यहाँ पर क्या हुआ है, बाढ़ आ गया है। उसमें हम क्या देखते हैं कि ये कश्मीर अर्थक्वेक ये सर्वाइवर हैं, कैरियर वाटर इन द स्नो इन ए डिवास्टेड विलेज। आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है। यहाँ पे आप कतार में महिलाओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सूखे का हमें क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और यह जरूरी नहीं है कि जहाँ पे हिमानी है, चाहे जहाँ पे बर्फ़ है, आप लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इन सभी जगहों पर क्या देखते हैं, बहुत ज़्यादा पानी का संकट का सामना करना पड़ता है। तो एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। क्या ऐसा वो लोग करते हैं, उन्होंने क्या ऐसा तकनीक विकसित किया है कि वहाँ बारिश बहुत कम होने के बावजूद भी वहाँ जल संकट नहीं है। अब हम क्या देखते हैं, आप देख सकते हैं कि एक ओर इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल की कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रति वर्ष क्या होता है, किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ जाता है। ठीक है, किसी न किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ जाता है। कहाँ 25 सेंटीमीटर और कहाँ 114 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है। उसके बावजूद भी हमारे पास क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे क्या होता है, वर्षा के बाद लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होती है। अब ये ही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। क्या हम देखते हैं कि बारिश तो भाई 3 से 4 महीने होती है और वो जो पानी है उसको हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कर पाते हैं, इकट्ठा नहीं कर पाते और छोड़ देते हैं बस ऐसे ही नदी नालों में जाने के लिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक बेहतरीन एक टेक्नोलॉजी विकसित करके हमें उनको भंडारित करना पड़ेगा, संचित करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं आगे की स्वतंत्रता के बाद
भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। ठीक है, तेजी से क्या हुआ, हम शहरों की तरफ पलायन किए हम। अब उसमें क्या होता है, विकास तेजी से हुआ। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। ठीक है, बहुत सारे एमएनसीज का क्या हुआ है, प्लांट बैठ चुका है। अब उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, जो यानी कि पीने योग्य पानी है उनके ऊपर ये क्या हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं कि उद्योगों के विकास भी हमारे लिए क्या बन रहा है, पानी के अभाव का कारण बन रहा है, पानी की दुर्लभता का कारण बन रहा है। उद्योगों को अधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति क्या होती है, जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत की लगभग जो 22% भाग है वह किससे प्राप्त होता है, तो जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती हुई संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनमें क्या होता है, हम देख पाते हैं कि इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। ठीक है, इनसे और भी समस्याएं क्या हो रही हैं, गहरी हो रही हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। अब इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधन का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। ठीक है, यानी कि कमी बढ़ती जा रही है। ये जो सामना हमें करना पड़ रहा है और ज़्यादा भीषण सामना करना पड़ रहा है, और क्या हो रहा है, ये जो स्थिति है वह बद से बदतर होती जा रही है जल संकट की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ये हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से, यानी कि भारत की नदियाँ, विशेषकर छोटी सरिताएँ, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई। अब यह क्यों परिवर्तित हो गई हैं जहरीली धाराओं में, ठीक है, जो छोटी सरिताएं हैं वह जहरीली धाराओं में क्यों परिवर्तित हो गई हैं, उनका जो मूल स्वरूप है वो क्यों विकृत हो गया है, तो इसका कारण है और उद्योगों का जो अनट्रीटेड वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट होता है, वो इसमें छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या हो गई हैं, जहरीली हो गई हैं। और बड़ी नदियों जैसे कि गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है, ये भी गंदी हो गई हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन क्या है, खतरे में है। नदियाँ शुद्ध नहीं हैं तो हमें क्या होगा। अब हम देखते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। ठीक है, किस प्रकार से, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये आप देखेंगे कि उनका बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या जल को, यानी कि उसको रोक करके क्या करते हैं, हम उससे बिजली भी उत्पादन कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, वहाँ से बड़े बड़े नहरों को निकाल करके क्या करते हैं, जो असिंचित यानी कि जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वो उस भूमि तक हम पानी भी पहुँचाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जानी जाती हैं। अब पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज मतलब रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई। ठीक है, अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बना दिए। ठीक है, बांध बना दिए गए हैं। अब हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नदी हैं जिन पर क्या किया हमने, बांध बना दिया है। अब प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ क्या हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संरक्षण तंत्र बनाया गया था। ठीक है, श्रृंगवेरा में हम क्या देख रहे हैं कि गंगा नदी के बाढ़ के जल से संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था, उसको डेवलप किया गया था। अब क्या देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग यानी कि उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। ऐसे प्रमाण बहुत सारे मिलते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों से अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील
11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ठीक है, ये 11वीं शताब्दी में बनाई गई। हम क्या देखते हैं, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया। तो ये क्या करते थे, बहुत पहले से ही ये हमारे देश में व्यवस्थाएं थी। अब हीराकुंड को हम देख रहे हैं यहाँ पर, आगे हम पढ़ते हैं कि क्या कुछ इसमें से देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बांध क्या है। ठीक है, बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालयन, ठीक है, और क्या देखते हैं, मछली पालन। इसलिए ये क्या है, इन बांधों का बहुत ज़्यादा उपयोग है। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं, क्योंकि एक बांध के बहुत सारे उद्देश्य हैं। ठीक है, आपके तमाम तरह के उद्देश्य हैं। क्या है, बाढ़ को नियंत्रण करना, उसके बाद क्या देखते हैं, मछली पालन, मनोरंजन, उद्योग, सिंचाई, बिजली का उत्पादन, इन सभी को हम देखते हैं कि बहुत सारे उद्देश्य हैं। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन पर भाखड़ा नांगल। ठीक है, सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं कि महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना, ठीक है, हीराकुंड परियोजना, महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि बांध बहते जल को रोकने की दिशा या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। ठीक है, यह क्या करती है, यह एक तरह से पानी के मार्ग में बाधा ही है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। ये पानी को इकट्ठा करके रखती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचा से। ठीक है, बांध का अर्थ किससे लिया जाता है, बांध का अर्थ जलाशय से होता है, न कि इसके ढांचा से, मतलब इसके कंस्ट्रक्शन से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक करके लगातार बहता है। ठीक है, अब बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर इन बांधों को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। अब बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध, ठीक है, फिर क्या करते हैं, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार भी बांधों को बड़े बांध और क्या किया जाता है, मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्य बांध, इन सभी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये बांधों के प्रकार थे। अब हम क्या देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए क्या देखते हैं, हम देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के लिए क्या किया जाता है, इसको किया गया था, इसको शुरू किया गया था। इन परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे। ठीक है, ये क्या कहा करते थे, इसको आधुनिक भारत का मंदिर इन्होंने कहा था। उनका मानना था कि परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। इनका मानना था ऐसा। ठीक है, और ऐसा सच भी हो रहा है। ऐसा ये क्या होता है, हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें सच भी हो रही हैं। अब हम क्या देखते हैं कि यह एक लोकप्रिय भादु गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता था, जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है। दामोदर को हम क्या कहते हैं, ये बंगाल का शोक इसको माना जाता है। जैसे बिहार का शोक कोसी को बोला जाता है, वैसे ही दामोदर नदी को भी हम क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि हमने आषाढ़ में फसलें बोई हैं। ठीक है, क्या इसमें कवि हैं वो बोलते हैं, हमने आषाढ़ में फसलें बोई हैं, हम भाद्रा में भादु लाएंगे। ठीक है, अब बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेंगी। ओह दामोदर, हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादु एक साल बाद आएगा,
अपनी सतह पर नाव चलने दो। मतलब इस प्रकार से इनके प्रकोप को बताया गया है कि कितना प्रचंड होता था, जिनको अपना जल स्तर कम करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि नदियों में बांध बनाने और उसका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। यानी कि उसके जो निचले हिस्से हैं वहाँ पर पानी का बहाव जो होता है वह कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है। अब हम क्या देखते हैं कि जिससे नदी का तल अत्यधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, ये जो आप देखते हैं कि जो हिस्से हैं, कुछ हिस्से हैं वहाँ पर क्या होता है, यानी कि जो आप तल है अधिक चट्टानी हो जाता है इसका, और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं। बांध क्या करते हैं, नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं। विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे जगह पर जा नहीं सकते, वहाँ पर वो घूम फिर नहीं सकते। यानी कि जो जहाँ आपने बांध बना दिया तो वो जगह क्या होता है, छिछला हो जाता है, ऊपर फिर चढ़ना उनके लिए मछलियों को मुश्किल हो जाता है। तो मछलियों के लिए क्या होता है, यानी कि उनका एक ऋतु होता है जब वो अंडे देती हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं, बच्चे और फिर बड़े होते हैं। जिससे क्या होता है, अब इन बांधों का यानी कि दुरुपयोग जो आप बता रहे हैं, यानी कि जो इससे हानि है वो बताया जा रहा है यहाँ पर। बांध क्या करता है, नदियों को टुकड़े में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अवघटित हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनसे नुकसान को बताया जा रहा है। अब हम क्या देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। क्या करना पड़ता है, जहाँ पे बांध बनाए जाते हैं वहाँ से लोगों को हटाया जाता है। ठीक है, बांध को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर उस क्षेत्र में रहना रिस्की हो जाता है। तो आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश के बाहरी बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उनको अपना ज़मीन, आजीविका, संसाधनों से लगाव, ये सभी क्या करना पड़ता है, ये इनको कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या होता है, किसको मिल रहा है, ये हम क्या करते हैं, शायद जमींदारों और बड़े किसानों को मिलता है, उद्योगपतियों को इसका लाभ मिलता है। ठीक है, और किसको मिलता है, और कुछ नगरीय केंद्रों को, गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं। ठीक है, क्या ऐसी परियोजनाओं से उनको कोई लाभ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। आप इन सभी को जरूर अध्ययन करेंगे और नोट्स जरूर बनाते चलेंगे। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। ठीक है, ये सभी जो लोग हैं उनको इकट्ठा करता है। अब मूल रूप से शुरू में यहाँ आंदोलन जंगलों में बांध के पानी में डूबने, जो जंगल हैं उनको बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम कि हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधा दिलाना हो गया है। पहले क्या था, ऐसा ये सोचा जा रहा था कि जो जंगल है वो क्या होंगे, पूरा पानी में डूब जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। अब क्या हो गया है, इस आंदोलन का स्वरूप जो है वह बदल गया है। जो विस्थापित लोग हैं उनको क्या है, संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना, यानी कि उनको कहीं अलग से उनका पूरा आवासन का व्यवस्था करके उनको बसाया जाए, यह हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। ठीक है, विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। प्रायः रिहंद, यानी कि अब आगे देखते हैं, और रिहंद उत्तर जीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया। परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, पूछते जा रहे हैं। ठीक है,
हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। ठीक है, मतलब इस तरह से आप जब देखेंगे कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो ट्राइबल लोग हैं। ठीक है, जो भी लोग जंगलों में रहते हैं, ठीक है, नदी के आसपास के जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, और जो फ़ायदा होता है वह किसको होता है, ये जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं या बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं उनको होता है। ठीक है, और इससे प्रभावित कौन होता है, तो जो छोटे मोटे लोग हैं वो होते हैं। तो क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिनमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित हैं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात यानी कि 9,490 गांव तथा 173 कस्बों। अब राजस्थान का लेते हैं, इसमें कितने हैं, इसमें 124 गांव के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इससे क्या होता है कि बहुत सारे गांव जो हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो रहा है गुजरात को। ठीक है, गुजरात में सबसे ज़्यादा इसमें गाँवों की संख्या कितनी है, तो 9,490, और जो कस्बे हैं वह हैं 173, इनको फ़ायदा हो रहा है। अब राजस्थान के 124 गांव को सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल को आवश्यकता को पूरा करेगा। ठीक है, जल की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी इससे। क्या आप जानते हैं, फिर यहाँ दिया हुआ है इसको देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई थी। यानी कि क्या किया महाराष्ट्र ने, क्या किया था, ये इसका नदी का जो पानी का बहाव है उसको ही मोड़ने का प्रयत्न किया गया, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, आपत्ति दर्ज कराया आंध्र प्रदेश की सरकारों ने और कर्नाटक की सरकारों ने। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार क्या करते हैं कि जो भी राज्य हैं इसको करने से रोकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से जो नदी के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मैप में आप देखेंगे कि मुख्य नदी है और बांध है। ठीक है, इनको हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे अलग से वीडियोज में। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको ये कि भाखड़ा नांगल और भी जो भी हैं आप देखते हैं, जो भी इसमें राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, सरदार सरोवर, यहाँ पे आप देख रहे हैं राणा प्रताप सागर, फिर यहाँ देख रहे हैं सरदार सरोवर, ये सभी नर्मदा नदी पर, कुछ चंबल नदी पर, गांधी सागर, ये सभी बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनको हम बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना यानी कि सतलज नदी। ठीक है, ब्यास परियोजना ब्यास नदी, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी। तो बहुत सारे ऐसे जो परियोजनाएं हैं वह नदियों पर स्थित हैं। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं हीराकुंड, महानदी, तो बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो नदियों पर हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। हीराकुंड को आपने पढ़ लिया, महानदी, फिर आप पढ़ेंगे चंबल परियोजना जो है चंबल नदी, तुंगभद्रा परियोजना जो है वह तुंगभद्रा नदी, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी। तो इस प्रकार से बहुत सारे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये सतलज नदी पर है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। तो बहुत सारी ऐसी जो नदियां हैं। अब इंदिरा गांधी को आपने इंदिरा गांधी नहर को पढ़ लिया, उकाई परियोजना को पढ़ लिया, फिर पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर है। ठीक है, मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है, महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसे, टिहरी बांध जो परियोजना है भागीरथी नदी पर है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है। ठीक है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। इस प्रकार से और भी जो बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियोस बना करके हम पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से उसकी जानकारी लेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि नदी परियोजनाओं पर उठे अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। ठीक है, यानी कि जो उद्देश्य था वो नहीं हो पा रहा है। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से क्या होता है, वे बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं, वही बाढ़ आने के मेन कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। ठीक है, इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु वृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ।
ठीक है। अब हम यह सब देखते हैं कि बाढ़ का जो ये बांधों का जो मूल यानी कि फायदा होने वाला था वो नहीं हो पा रहा है इससे, ठीक है। तो अब क्या है, वही बाढ़ का मेन कारण बन जा रहा है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा पानी आप रोक के नहीं रख सकते, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, बांधों को टूटने से बचाने के लिए हम उनमें उनके पानी को छोड़ देते हैं, उससे निचले इलाकों में और ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से जो बाढ़ आते हैं उससे भी भयानक बाढ़ ये जो बैराज बनाए जाते हैं बड़े बड़े, उनके पानी को छोड़ने से आ जाता है। अब वर्षा जल संग्रहण, ठीक है, बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्थ विकल्प हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, इनका विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे, ठीक है। जल संग्रहण के लिए बहुत सारे ऐसे ढांचे बनाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। प्राचीन काल में यानी कि आज से भी ज़्यादा विकसित तंत्र हम उस समय देखते हैं। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों, ठीक है, परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गूल और क्या बनाते थे उसको देखते हैं, गूल अथवा कुल, ठीक है, पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई, ठीक है। बहुत सारा विकास हो चुका था। क्या हम आज नदी जोड़ो परियोजनाओं को देखते हैं, लेकिन पहले भी क्या होते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें विकसित हो चुकी हैं। अब हम क्या देखते हैं कि पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था, ठीक है। राजस्थान के एरिया में हम देखते हैं। अब पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे, ठीक है। अब शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर है, ठीक है, राजस्थान में एक जिला है जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में ये जो जोहड़ इसके उदाहरण है, ठीक है। इस तरह से यानी कि खेतों में पहले से पानी को इकट्ठा कर लिया जाता था और उनको क्या किया जाता था, बाद में उसका उपयोग किया जाता था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पाइप बना करके कैसे यहाँ से पानी को नीचे भंडारित किया जाता था, ठीक है, और इनका पुनः उपयोग किया जाता था। हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण होता था, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसको बरकरार रखने के लिए ऐसी ऐसी सुविधाएँ की जाती थी। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि बेकार पड़े कुएं के माध्यम से क्या किया जाता था, पुनर्भरण किया जाता था। बेकार जो कुएं होते थे उसमें पानी लोग इकट्ठा कर देते थे, डाल देते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जो वेस्ट पानी होते थे उनको लोग बचाते थे, ठीक है। RUA वाटर हार्वेस्टर, क्या आप पानी का भी संरक्षण करते हैं, ठीक है। दिस मानसून ज्वाइन अस इन काउंटिंग द रेन ड्रॉप्स, यानी कि एक एक वर्षा के बूंद को आप क्या करें, इकट्ठा करें। तो ये लोग क्या करते थे, हौज बना करके पानी में कुएं से भी पानी को क्या करते थे, नीचे स्थानांतरित कर देते थे और भी बहुत तरह से इसको नीचे भेज देते थे, ग्राउंड में भेज देते थे पानी को, या उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से छोटे छोटे जो तालाब हैं उसमें इकट्ठा करते थे, ठीक है। एक ये उदाहरण है, वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है जो काजा गांव के चित्र के अनुसार, जिससे ज़रूरत पड़ने पर पानी क्या किया जाता है, छोड़ सकते थे। इसमें लोग पानी छोड़ देते थे। और इस प्रकार से आप क्या देखते हैं, रोचक तथ्य यहाँ पे हम सामने हमारे आता है, इसको हम देखते हैं कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। अब यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। जहां पर सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है मेघालय में, ठीक है, वहीं पर क्या होता है, चेरापूंजी से जो आप देख रहे हैं शिलोंग को 55 किलोमीटर दूर है मात्र, और वहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, पीने का पानी का भयंकर संकट का सामना करना पड़ रहा है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, छत से पानी को रोकते हैं, पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल की संग्रहण व्यवस्था से की जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो यह रोचक इसलिए है क्योंकि हम क्या देखते हैं
जहाँ पर जो राज्य सबसे ज़्यादा जहाँ पर बारिश होती है वहीं पर इस तरीके से क्या करते हैं, वर्षा के जल को रोकते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो घर की क्या करते थे, छत पे जो यानी कि पानी इकट्ठा होता था, जो गिरता था, उसे पाइप के द्वारा भूमिगत टंकी के अंदर ले जाते थे। ठीक है, अब भूमि में जो छिद्र होता था उसके थ्रू ये क्या करते थे, वहाँ पर आंगन में जो बनाए होते थे बड़े बड़े हौज टाइप से, वहाँ पर भेज देते हैं। अब ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है, जहां पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसमें क्या किया जा रहा है, जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टंका में चला जाता है। अब क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको क्या किया जा रहा है, जो ये पड़ोसी का छत है, यहाँ से ये पाइप के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ये पानी ले रहे हैं अपने छत पर और यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, टंकी में भेज देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि जो वर्षा का जल है उसको लोग इकट्ठा करते थे। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो बांस ड्रिप सिंचाई है, सिंचाई की विभिन्न पद्धतियाँ हैं। ठीक है, जो पानी बचाने वाले देश हैं, इजराइल में भी बहुत सारी सिंचाई की पद्धतियाँ विकसित हुई हैं जिनके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो मेघालय के बारे में पढ़ते हैं। मेघालय में नदियों व झरनों की जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि यह प्रचलित है। ठीक है, लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और इसे सैकड़ों मीटर दूर तक ले जाया जाता है। ठीक है, अंत में पानी का बहाव क्या होता है, ये 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है इसको। ठीक है, ये इसका पानी का यानी कि बहाव जो होता है बहुत कम कर दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है इस प्रकार से कि उससे पौधे का विकास होता रहे। तो बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हैं जिनको अपना करके क्या किया जा सकता है, पानी को बचाया जा सकता है। फिर एक रोचक तथ्य को देखते हैं, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया गया है। मतलब आपको वहां बनाना ही बनाना है ये तंत्र। अब क्या देखते हैं हम कि इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। एक मतलब कठोर दंड के रूप में इसको आप जान सकते हैं कि इसको विकसित किया गया है। अब ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये बहुवैकल्पिक जो प्रश्न है कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है, कौन क्या है, आप इनको जब ऊपर का जो मैंने पढ़ा है उसको जब आप ढंग से सुने होंगे तो इनको जरूर हल करेंगे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आप बहुत ही एकाग्रता से इस वीडियो को देखें, समझे और सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।